गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं। कक्षा 8वीं के लिए विषय है हिंदी द्वितीय भाषा। उसके अंतर्गत हम देखेंगे व्याकरण भाग में शीर्षक जो है संधि। संधि का अर्थ क्या है? ज्वाइन अथवा ज्वाइनिंग, अदरवाइज यहाँ पे से जो योग अथवा मेल अथवा मेल मिलाप। यानी आज हम देखेंगे क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। आज का टॉपिक जो है ग्रामर के ऊपर आधारित यानी व्याकरण के ऊपर आधारित है संधि। संधि यानी ज्वाइनिंग, ओके, अथवा ज्वाइन भी कह सकते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल अथवा मेल मिलाप। आप उसे योग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, और उसके बाद उसके अंतर्गत आने वाले उसके मुख्य भेद, मुख्य प्रकार, और उसके बाद उसके भेद भी आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि। संधि यानी क्या? संधि का तो शाब्दिक अर्थ है मेल अथवा मेल मिलाप, अदरवाइज ज्वाइनिंग। तो संधि यानी दो वर्णों के मेल से, देखिए यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, तो संधि के इसके अंतर्गत, संधि के अंतर्गत आने वाले तीन मुख्य भेद है। कितने हैं? तीन, 1 2 3। संधि के मुख्य भेद कितने हैं? तीन। तो सबसे पहले उसके अंतर्गत आने वाला है स्वर संधि। नंबर 1 पे आता है स्वर संधि। नंबर 2 यानी 2 नंबर पे आता है व्यंजन संधि, और नंबर 3 यानी नंबर 3 पर आता है विसर्ग संधि। देखिए संधि के मुख्य तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे परम जमा अणु। परम जमा अणु, उसका उत्तर क्या है? परमाणु। परम जमा अणु, परमाणु। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो हाईलाइट किया है, परम शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आता है? अ, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण अ। अ जमा अ बराबर अ। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे शिक्षा जमा अर्थी बराबर शिक्षार्थी। शिक्षा जमा अर्थी बराबर शिक्षार्थी। यहाँ पे भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आता है? आ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और दूसरे शब्द का अ बराबर आ। तो देखिए यहाँ पे वह स्वरों का स्वरों से मेल हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? स्वरों का स्वरों से मेल हुआ है। दो स्वर अथवा स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो ये स्वर संधि कैसे है? देखिए यहाँ पे दो स्वर है, तो दो स्वरों का स्वरों के साथ क्या हुआ है? मेल हुआ है, उससे हुआ परिवर्तन अथवा विकार हम उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उदाहरण। ठीक है, इस उदाहरण के जरिए क्या, तो इसकी परिभाषा इस उदाहरण में ही छुपी हुई है। स्वर और स्वर यानी कि यहाँ पे दो स्वर आए, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर, यानी कि ये क्या हुआ है? मेल। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उसके बाद जो विकार यानी जो परिवर्तन आया है अथवा जो विकार हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो इस स्वर संधि की परिभाषा किस प्रकार होगी? स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो यह रही स्वर संधि की परिभाषा। तो अब हम इसमें से ही कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। देखिए, अर्थात निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न अक्षरों में संक्षिप्तता लाने के लिए संधि का प्रयोग किया जाता है। परम जमा अणु बराबर परमाणु। ये क्या हुई? दोनों के बीच में संक्षिप्तता लाने का क्या किया उन्होंने? प्रयास किया अथवा प्रयोग किया। कभी कभी प्रवाह में बोलते समय ध्वनियां इतनी निकट आ जाती है कि अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती है। अब इस प्रकार अनायासी संधि के प्रयोग से नवीन शब्द का
निर्माण होता है। तो देखिए ये दोनों स्वर मिलने के बाद नया स्वर बना है, यानी नया शब्द बना है। तो इसका अर्थ ही क्या है, जैसे इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है अथवा आप कह सकते हैं विशेष बातें जो है, जब संधि तथा संयोग में बहुत अंतर है। देखिए कुछ विशेष बातें क्या है, संधि और संयोग में बहुत बातें हैं। तो यहाँ पे सब लिखने के लिए तो नहीं होता, तो ओरली एक उदाहरण दे सकते हैं हम इसका। संधि तथा संयोग में बहुत अंतर होते हैं। मेल के कारण वर्णों में जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ संधि होती है, और जहाँ परिवर्तन नहीं होता बल्कि वर्णों का मेल होता है वहाँ संयोग होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, सत जमा मार्ग बराबर सन्मार्ग। अब उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि सत जमा मार्ग बराबर सन्मार्ग, यानी कि यहाँ पे त म और म का मेल होने से न शब्द में परिवर्तन हुआ है, यानी त का म से परिवर्तन हुआ है, यानी कि यहाँ पे मेल बना है, इसलिए यानी कि यहाँ अतः यहाँ संधि है। ओके, तो यहाँ पे देखो न में परिवर्तन आया है, त का म में से मेल होने पर न हुआ है, इसलिए यहाँ क्या हो गई है, संधि है। किंतु संधि होने के बाद और एक अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, सत्कर्म, सत जमा कर्म। यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे, सत जमा सत जमा कर्म बराबर सत्कर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों भी वर्णों का क्या हुआ है, यहाँ पे दो वर्ण होने के बावजूद भी त का क से मेल होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए त का म से, यहाँ पे त का क से परिवर्तन होने पर कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे संयोग नहीं हुआ है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः यहाँ वर्णों का संयोग है, यानी कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वर्णों का संयोग है। तो ये तो रहा किस जस्ट विशेष, यानी कि आपको महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप व्यक्त कर सकते हैं, जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे संधि के मुख्य भेद। तो हम इसमें संधि के स्वर संधि के आधार पर इसके हम मुख्य भेद देखेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य भेद आते हैं 5। कितने भेद आते हैं? 5। तो वर्णों में संधि करने पर स्वर व्यंजन और विसर्ग में परिवर्तन आता है। इस आधार पर ही संधि का भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये 3 भाग है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके उपरांत स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले मुख्य कितने भेद है? 5 भेद। कितने भेद है? 5 भेद। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले मुख्य भेद। मुख्य भेद कितने हैं उसके? 5। ठीक है, तो 5 भेद में सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। कौन सी संधि आती है? दीर्घ संधि। उसके उपरांत गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये किसके अंतर्गत आता है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तो मुख्य 3 है। 3 के अंतर्गत आने वाला स्वर संधि, स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले ये उसके मुख्य 5 भेद है। ओके, तो ये दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तब हम देखेंगे दीर्घ संधि, उसकी परिभाषा और उसके अंतर्गत आने वाले कुछ उदाहरण। ठीक है, ओके, तो हम दीर्घ संधि की परिभाषा देखेंगे, यानी कि किस प्रकार होती है। जब ह्रस्व या दीर्घ में अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो इन दोनों को मिलकर, यानी कि ये अ, ई, उ के बाद अ, ई, उ फिर से आए तो इसका परिवर्तन किस प्रकार होता है? देखो, तो उसका परिवर्तन, अ का परिवर्तन आ से, ई का परिवर्तन ई से, उ का परिवर्तन उ से, यानी ये क्या हो जाता है? यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होके यहाँ पे दो, यानी कि यहाँ पे ये बदल जाते हैं। बदल कर क्या होता है? इसमें परिवर्तन होके यहाँ पे हम दर्शाए जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। यानी कि जो स्वर है वो दीर्घ में इसका परिवर्तन होता है। किस प्रकार होता है? अ से, अ का आ से, ई
जो होता है वो परिवर्तन होता है, दीर्घ से परिवर्तन होता है। तो जैसे हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के तौर पर देखिए इसका रूल अरे नियम क्या है, अ जमा अ बराबर आ, अ जमा अ बराबर आ, यानी उसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के तौर पर मतलब जमा अनुसार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। अगर आप यहाँ पे ध्यान दिए जाए तो आपको पता चलता है अ मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण अ जमा अ बराबर आ। तो मत जमा अनुसार बराबर मतानुसार, ठीक है। इसका परिवर्तन देखिए यानी आ, तो यहाँ पे आ का परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे संधि में किस प्रकार परिवर्तन आया है आप देख सकते हैं, मत जमा अनुसार बराबर मतानुसार। उसी के अनुसार भाव जमा अर्थ बराबर भावार्थ, यहाँ पे भी वही रूल से अ जमा अ बराबर आ। भ का परिवर्तन सॉरी भाव व का आ में परिवर्तन हुआ है, तो उसका उत्तर आया भावार्थ। उसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा नियम अ जमा आ बराबर आ, अ जमा आ बराबर आ। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे रत्न जमा आकर बराबर रत्नाकर, रत्न जमा आकर बराबर रत्नाकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी रत्न अ जमा आ, ठीक है, अ जमा आ बराबर आ, रत्न जमा आकर बराबर रत्नाकर, यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार और एक उदाहरण लेंगे हिम जमा आलय बराबर हिमालय। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ जमा आ बराबर आ। तो ये दूसरा नियम यहाँ पे लागू होता है, हिम जमा आलय बराबर हिमालय। उसी प्रकार हम तीसरे रूल में तीसरे नियम के पास जाएंगे, आ जमा अ बराबर आ जमा अ बराबर आ। तो उसी प्रकार एक उदाहरण देखेंगे परीक्षा जमा अर्थी बराबर परीक्षार्थी। तो आपको यही इसी प्रकार देखते जाना है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप झट से उदाहरण सॉल्व कर सकते हैं अथवा उदाहरणों का हल कर सकते हैं। परीक्षा जमा अर्थी बराबर परीक्षार्थी। इसी प्रकार और एक उदाहरण देखेंगे इसी का ही, यथा जमा अर्थ बराबर यथार्थ, ठीक है। तो अगला नियम देखेंगे आ जमा आ बराबर आ, ठीक है, आ जमा आ बराबर आ। तो देखिए एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल हुआ है, तो उसका आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आ। तो इसका उदाहरण देखेंगे जैसे कि दौर पर विद्या जमा आलय, यहाँ पे भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और यहाँ शब्द में पहले का प्रथम वर्ण। तो विद्या का आ जमा आ बराबर आ, ठीक है, विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। तो यहाँ पे जो परिवर्तन आया है ये आ यहाँ पे लोप होकर विद्यालय आया है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका और एक उदाहरण होगा कृपा जमा आलू बराबर कृपालु। यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे भी आ है, मिलकर कृपालु बन गया है, ठीक है। इसमें कुछ भी तीसरे जो नियम है आ जमा आ बराबर आ, तो यहाँ आ है यहाँ पे भी आ है, तो बराबर आ ही आया है। इसी प्रकार यहाँ पे भी कृपा के पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी आ है, आ जमा आ बराबर आ ही आता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे फिर से इसके अंतर्गत दूसरा नियम, ठीक है। तो हम देखेंगे अगला नियम ई जमा ई बराबर ई। तो इसका उदाहरण देखेंगे मुनि जमा इंद्र बराबर मुनिंद्र। तो उसी प्रकार अगला नियम क्या है ई जमा ई बराबर ई। फणी जमा ईश्वर बराबर फणीश्वर। तो देखिए यहाँ पे ह्रस्व का दीर्घ में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे जिस प्रकार अ का आ, ई का ई, उ का उ में हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे फणी जमा ईश्वर फणीश्वर, यानी कि यहाँ पे ह्रस्व का दीर्घ में परिवर्तन हुआ है। अगला नियम देखेंगे ई जमा ई बराबर ई। मही जमा इंद्र बराबर महेंद्र। ई जमा ई बराबर ई, यानी कि इसका उदाहरण देखेंगे रजनी जमा ईश रजनीश। तो यहाँ पे दीर्घ हुआ है। तो आगे देखेंगे उ जमा उ बराबर उ। इसका उदाहरण देखेंगे गुरु जमा उपदेश गुरु उपदेश। अगला देखेंगे उ जमा उ बराबर उ। उदाहरण देखेंगे लघु जमा उर्मी
बराबर लघु उर्मी। उसी प्रकार अगला नियम ऊ जमा उ बराबर ऊ। उदाहरण इसका वधु जमा उत्सव वधुत्सव। अगला ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। इसका उदाहरण रहेगा वधु जमा उर्मी बराबर वधुर्मी। इसी प्रकार मैंने एक एक ही नियम के अनुसार एक एक ही उदाहरण दिए हैं। आपके किताब में टेक्स्ट में ढेर सारे उदाहरण हैं। दीर्घ संधि के आधार पर जितने उदाहरण आते हैं उस सभी को आप एक बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जितने भी उदाहरण रूल्स तो यही रहेंगे, इसी के आधार पर आपको सभी उदाहरण अपने क्लासवर्क में सॉल्व करना है, यानी हल करना है। तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे क्लास में आज हमने क्या देखा, जस्ट रिकैप ले लेंगे छोटा सा। संधि, संधि यानी क्या, संधि की परिभाषा और उसी के साथ साथ संधि के मुख्य तीन भेद कौन से हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसी प्रकार उस मुख्य भेद में से सबसे पहले आता है स्वर संधि। स्वर संधि यानी क्या, दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन अथवा विकार, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले उसके 5 मुख्य भेद हैं। कितने, 5 मुख्य भेद हैं। उस मुख्य भेद में सबसे पहला आता है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो ये 5 कुल मिलाकर संधि है। उन 5 संधियों के में से सबसे पहले हमने देखा दीर्घ संधि। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, चारों संधि अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।